गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री क्लास में हमारे सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक चल रहा है। हमारा ये चैप्टर लास्ट स्टेज की ओर है और आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है बॉन्ड ऑफ गुणांक व वियोजन की मात्रा या मैं बोल सकता हूं आयनन की मात्रा, जिसे अल्फा से प्रदर्शित कर रहे हैं के मध्य संबंध। देखो बॉन्ड ऑफ गुणांक आई व वियोजन की मात्रा अल्फा के मध्य संबंध किस प्रकार से निकालेंगे। माना कि विलय ए, विलय क्या मान लिया ए के एक मोल को घोलने पर यह आयनित होकर n मोल आयन देता है। तथा माना आयनन की मात्रा अल्फा है। तो अपन ने जो लैंग्वेज लिखी है उसी के अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे कि माना ए कोई विलय है जो किसी विलायक में घुलकर n मोल क्या देता है, आयन देता है। इसके कितने मोल है, n मोल, और यहाँ इसका कितना मोल है, 1 मोल। तो मैं लिख सकता हूँ प्रारंभ में इसका तो कितना मोल है, 1 मोल, और जब तक ये आयनिक नहीं होगा जब तक इसके कितने मोल रहेंगे, 0 प्रारंभ। लेकिन साम्य अवस्था पर, कौन सी अवस्था पर, साम्य अवस्था पर निकालेंगे तो इसका 1 मोल और इसका कितना मोल माना है, अपन ने n मोल माना है। तो यहाँ पर वियोजन किया आयनन की मात्रा हमने क्या मान रखी है, अल्फा। तो n मोल में वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, n अल्फा, और अभिकारकों की शेष मात्रा कितनी रहेगी, 1 में से अल्फा वियोजित कर दिया तो क्या रहेगी, 1 माइनस अल्फा। यहां से हम प्रेक्षित कुल मोलों की संख्या निकालेंगे। तो प्रेक्षित कुल मोलों की संख्या बराबर प्रेक्षित कुल मोलों की संख्या बराबर, तो प्रेक्षित कुल मोलों की संख्या निकालेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1 माइनस अल्फा और प्लस क्या कर दिया, n अल्फा। और सैद्धांतिक मोलों की संख्या फिक्स कितनी रहेगी, 1। तो नीचे वाले लैंग्वेज को हम लिख दें कि सैद्धांतिक मोलों की संख्या बराबर 1। सैद्धांतिक मोलों की संख्या बराबर कितनी, 1। अब हम जानते हैं बॉन्ड ऑफ गुणांक। आई का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑफ गुणांक
वॉन-टॉप गुणांक I इक्वल टू प्रेक्षित मोलों की संख्या अपॉन सैद्धांतिक मोलों की संख्या। ऊपर तो लिख दिया प्रेक्षित मोल अपॉन कौन से मोल लिख देंगे, सैद्धांतिक मोल। तो वॉन-टॉप गुणांक I बराबर क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू प्रेक्षित मोल कितने हमारे पास 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, ठीक है। और सैद्धांतिक मोल कितना है, 1, तो अपॉन में किसका भाग लगा दिया, 1 का भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस 1 को इस तरफ लाया तो यहाँ पर ये प्लस का है, इसको इस तरफ लाया तो इसमें आएगा माइनस। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ I माइनस 1 इज इक्वल टू, तुम्हारे पास यहाँ पर क्या बचा, एन एल्फा तो किसका है, प्लस का, और माइनस का क्या बचा है, एल्फा। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, एल्फा कॉमन ले सकता हूँ। तो I माइनस 1 इक्वल टू एल्फा कॉमन लिया तो यहाँ n बचेगा और यहाँ पर माइनस में 1। हमको किसकी मात्रा निकालनी है, वियोजन की मात्रा, मीन्स किसका मान निकालना है, एल्फा का। तो एल्फा बराबर क्या लिख सकता हूँ, I माइनस 1, ये n माइनस 1 यहाँ इंटू में था, दूसरी तरफ भेजेंगे किसमें चले जाएगा, डिवाइड में। तो अपॉन क्या लिख सकता हूँ, n माइनस 1। तो ये संबंध किसके बीच में आ गया, वियोजन की मात्रा और वॉन-टॉप गुणांक I के मध्य क्या आ गया, संबंध आ गया। वापिस समझोगे से एक बार, माना विलय A को, विलय A का कितना मोल ले रहे हैं अपन, 1 मोल है। कितना मोल है, 1 मोल। 1 मोल को घोलने पर ये आयनित होता है, ये वियोजित होता है, ये टूटता है, और टूटकर कितने मोल देता है, n मोल B आयन देता है। तो n मोल B आयन दे दिया और मान लिया आयन या वियोजन की मात्रा क्या है, एल्फा है। तो प्रारंभ में जब तक ये वियोजित नहीं हुआ था तब A के कितने मोल थे, 1, और जब ये वियोजित नहीं हुआ तो आयन बनेंगे नहीं, तो उस समय आयनों की संख्या क्या रहेगी, 0। लेकिन साम्य अवस्था पर जब ये वियोजित हो जाएगा और अपन ने वियोजन आयन की मात्रा क्या मान ली, एल्फा, तो 1 मोल के लिए एल्फा है तो n मोल के लिए क्या हो जाएगी, n एल्फा। और यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, 1, इसमें से वियोजित सांद्रता घटाएंगे तो 1 माइनस के क्या हो जाएगी, एल्फा। अब हमें वॉन-टॉप गुणांक निकालना है, तो वॉन-टॉप गुणांक के लिए प्रेक्षित मोल और कौन से मोल चाहिए, सैद्धांतिक मोलों की संख्या तो फिक्स है, कितनी रहेगी, 1, और प्रेक्षित मोलों की संख्या के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो प्रेक्षित मोल है हमारे पास 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा, तो इन दोनों की जगह वैल्यू रख दी, प्रेक्षित मोल की जगह रख दिया 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा, और सैद्धांतिक मोल की जगह क्या रख दिया, 1 का भाग लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 1 को मैं इस तरफ लेके गया तो माइनस में आएगा, नहीं आएगा, तो ये हो गया I माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस एल्फा बचा और प्लस का n एल्फा बचा, तो मैंने प्लस वाली वैल्यू पहले रख दी और माइनस वाली वैल्यू बाद में रख दी। यहाँ से दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ, एल्फा कॉमन ले लिया, तो एल्फा कॉमन लिया तो यहाँ n बचा और यहाँ क्या बचा, 1, n माइनस 1। वैल्यू एल्फा की निकालनी है तो I माइनस 1 है, ये इनटू में दूसरी तरफ इसे भेजेंगे तो किसमें चले जाएगा, भाग में। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया एल्फा बराबर I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये एल्फा में मतलब वियोजन की मात्रा में वॉन-टॉप गुणांक के मध्य क्या आ गया, संबंध। इसे नोट करो।
बॉन्ड गुणांक आई और वियोजन की जगह हम क्या लिखेंगे, संगुणन की मात्रा के मध्य संबंध। आयनन की मात्रा के मध्य संबंध निकाल लिया, अब हम निकालेंगे संगुणन की मात्रा के मध्य संबंध। तो वियोजन के स्थान पर संगुणन की मात्रा, तो बॉन्ड गुणांक आई व संगुणन की मात्रा। देखो अपने वियोजन की मात्रा को अल्फा माना है, तो संगुणन की मात्रा को क्या मान लेते हैं, बीटा के मध्य संबंध। अब संगुण आयनन में तो क्या होते थे, विलय को जब विलायक में बोलते हैं तो वो आयनित हो जाता था, टूट जाता था, जबकि संगुणन में n मोल जो विलय है उसके कण है जो आपस में क्या हो जाएंगे, संगुणित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम लिखेंगे माना विलय के n मोल, विलय के n मोल, विलय के n मोल संगुणित होकर, मतलब जुड़कर, संगुणित होकर 1 मोल का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं तथा इसकी संगुणन की मात्रा, इसकी संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा क्या मान ली जाए, बीटा है। वहां वियोजन की मात्रा को अल्फा माना था और संगुणन की मात्रा को हम बीटा मान रहे हैं। देखो यहाँ तो टूट रहे थे आयनन में, जबकि वियोजन में ये क्या होगा, जुड़ेगा। तो एक एक कितने मोल ले रहे हैं प्रारंभ में, n मोल, जो जुड़कर 1 मोल an का क्या कर रहे हैं, निर्माण। मतलब ये n अणु के आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, संगुणन। जबकि पिछले वाले में क्या हो रहा था, आयनन। प्रारंभ में इसके कितने मोल है, n मोल, और इसके कितने हैं, 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो सोल्व करोगे, फिर साम्यावस्था पर इसके जो मोल आएंगे उनको जोड़ दोगे तो वो तो प्रेक्षित मोल आ जाएंगे। सैद्धांतिक मोलों की संख्या फिक्स रहेगी कितनी, 1। तो ज्ञात करके बताओ संगुणन की मात्रा व संगुणन की मात्रा व बॉन्ड गुणांक के मध्य क्या संबंध होगा। कोशिश करो सॉल्व करने की। कोशिश करोगे इसे सॉल्व करने की। ये प्रारंभ में हो जाएगा 0, वियोजन की मात्रा मान लो बीटा, तो 1 माइनस बीटा। देखो वहां पर n मोल आयन बन रहे थे, इसलिए उसे वियोजन की मात्रा को अल्फा से गुणा कर देते। अब यहाँ जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर गुणा नहीं होगा, संगुणन की मात्रा में n का क्या लग जाएगा, भाग लगेगा। ध्यान रखना, वहां गुणा हो रहा था, अल्फा इनटू n लिखा था, अब यहाँ गुणा नहीं होकर यहाँ पर क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो अब प्रेक्षित कुल मोलों की संख्या निकाल लो। तो प्रेक्षित कुल मोलों की संख्या निकालोगे तो 1 माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन n, बीटा अपॉन n।
और यहाँ लिख दिया बीटा अपॉन एन मोलों का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा इसके। सैद्धांतिक मोलों की संख्या फिक्स रहेगी कितनी, 1। और सॉल्व करो आगे, वन टॉप गुणांक आई व संगुणन की मात्रा के मध्य क्या संबंध आएगा। तो वन टॉप गुणांक आई बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलोगे आई इज इक्वल टू प्रेक्षित मोलों की संख्या के स्थान पर क्या लिखूं, 1 माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन एन लिख सकता हूं। और सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अब यहाँ पर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 1 उठाया हमने, तो 1 माइनस इसमें मैंने सब में लघुत्तम क्या ले लिया, n ले लिया, तो n लघुत्तम लिया, तो ये n से मल्टीप्लाई होगा 1 तो n ही आएगा। फिर n से मल्टीप्लाई करोगे b को तो n बीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। n को मैं दूसरी तरफ भेज रहा हूँ i की तरफ, तो n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा i से, तो मैं लिख सकता हूँ n इंटू वन टॉप गुणांक i। n को दूसरी तरफ भेज दिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, n माइनस n बीटा प्लस बीटा। देखो दोनों बीटा बीटा वाले वैल्यू एक जगह रख लें और n n वाली एक जगह रखें, तो इस n को मैं इस तरफ भेज दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n i माइनस ये प्लस का n था, यहाँ पर इस तरफ लाया तो इसका हो गया माइनस का, इज इक्वल टू हमारे पास माइनस n बीटा प्लस बीटा बचा, तो मैंने प्लस वाली वैल्यू पहले रख दी बीटा और माइनस वाली वैल्यू बाद में रख दी n बीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, स्मॉल n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा i माइनस 1, ठीक है। और यहाँ दोनों में से बीटा कॉमन ले लिया और बीटा कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा 1 माइनस n, यही बचा। तो हमें बीटा या संगुणन की मात्रा निकालनी है, तो बीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा इज इक्वल टू, देखो ये वाली वैल्यू कैसे कैसे आ जाएगी, n इंटू आई माइनस 1, n इंटू आई माइनस 1, ये वाली वैल्यू कैसे कैसे रखनी, और ये 1 माइनस n मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस n। तो ये किसके बीच में संबंध आ गया, संगुणन की मात्रा बीटा व वन टॉप गुणांक i के मध्य संबंध। एक बार वापस समझोगे इसे, फिर नोट करोगे। देखो आयनन में तो क्या होता है, ध्यान रखना कि 1 मोल टूटकर n मोल का क्या करता है, निर्माण करता है। 1 मोल टूटकर कितने मोल का, n मोल का निर्माण करता है। जबकि संगुणन में क्या होगा कि बहुत सारे मोल आपस में जुड़कर 1 मोल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो अपन ने मान लिया कि कोई विलय के n मोल थे और ये आपस में जुड़कर 1 मोल An का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। प्रारंभ में मान लिया कि इनके मोलों की संख्या क्या है, 1 है, और जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी तब इसके मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। लेकिन साम्य अवस्था पर निकालेंगे तो 1 मोल से n मोल से 1 मोल बन रहा है, तो वहां वियोजन में तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, n से, लेकिन यहाँ पर n से 1 बन रहा है, इसलिए n से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और संगुणन की मात्रा हमने क्या मान रखी है, बीटा, तो बीटा अपॉन n हो जाएगा, और यहाँ पर शेष क्या बच जाएगा, 1 माइनस के बीटा। प्रेक्षित कुल मोलों की संख्या निकालोगे तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दिया दोनों को, और सैद्धांतिक मोलों की संख्या फिक्स रहेगी कितनी, 1। वन टॉप गुणांक i का फॉर्मूला होता है प्रेक्षित मोलों की संख्या अपॉन सैद्धांतिक मोलों की संख्या। तो i बराबर प्रेक्षित मोल हो गया 1 माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन n, 1 माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन n, और सैद्धांतिक मोल कितना हो गया, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन तीनों के लिए अपन लघुत्तम ले लिए, n लघुत्तम ले लिया, तो n किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से तो n आ जाएगा, बीटा भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से, तो n बीटा आ गया, और यहाँ पर प्लस में क्या बचा, बीटा, और ये अपने लघुत्तम ले लिया क्या, n को मैं इस तरफ भेजूंगा तो यहाँ पर ये i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n i बराबर हमारे पास बचा n माइनस n b प्लस बीटा, ठीक है। अब मैं इस n को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो ये प्लस में था, इस तरफ लाया तो इसमें हो गया माइनस में,
प्लस वाली वैल्यू पहले रख दी और माइनस वाली वैल्यू बाद में रख दी। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया n, तो यहाँ पर बचा i-1 और इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया बीटा, तो यहाँ पर बचा 1 माइनस है। वैल्यू किसकी निकालनी है, समूहन की मात्रा की, बीटा की, तो बीटा बराबर n into i-1 ऐसे कैसे है, और इस वाली वैल्यू को उठाकर मैंने यहाँ पर भेजा तो डिवाइड में चली जाएगी, तो 1/1 माइनस क्या हो गया n, तो ये उतारोगे नोट करो। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। संगुणन की मात्रा और वियोजन की मात्रा का हमने घंटों पूर्णांक के साथ संबंध पढ़ लिया। अब इससे संबंधित हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स है जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को अलविदा कहेंगे। आपके बुक का लघुरात्मक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, एक आयनिक यौगिक AB का सैद्धांतिक व प्रेक्षित अनुभार क्रमशः 58.2 व 30 है, तो इसका घनत्व गुणांक व वियोजन की मात्रा के मध्य की गणना कीजिए। वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। तो आपसे
अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो हमें सैद्धांतिक अनुभार और प्रेक्षित अनुभार दिया हुआ है, तो सीधा सीधा हम इससे इसकी गणना कर सकते हैं बॉन्ड ऑफ गुणांक की। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम बॉन्ड ऑफ गुणांक का मान निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑफ गुणांक आई बराबर, इसका फॉर्मूला जानते हो। देखो जब अणुभार दिया हुआ हो तो मैंने कहा था अणुसंख्या गुणधर्म के व्युत्क्रम होता है क्या, अणुभार। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो आपको अणुभार वाले के लिए अणुभार का फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बॉन्ड ऑफ गुणांक आई बराबर सैद्धांतिक, तो कहाँ जाएगा ऊपर, सैद्धांतिक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार, प्रेक्षित अणुभार। दोनों वैल्यू आपको दी हुई है, दोनों के मान रखो और बॉन्ड ऑफ गुणांक आई का मान निकालो कितना है। देखो हमें पहली वैल्यू दे रखी है वो सैद्धांतिक है मीन्स 58.2 और दूसरी वैल्यू दे रखी है वो प्रेक्षित अनुभार है मीन्स कितनी 30। तो आई इक्वल टू सैद्धांतिक की जगह 58.2 और प्रेक्षित की जगह कितना 30, डिवाइड करोगे तो 1.98 समथिंग आपका आंसर होगा। ये बॉन्ड ऑफ गुणांक निकाल लिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब साथ में इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है वियोजन की मात्रा भी ज्ञात कीजिए। तो वियोजन की मात्रा अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, यही फॉर्मूला पढ़ा था। और एन यहाँ पर किसकी संख्या थी, आयनों की संख्या। तो यहाँ आयनों की संख्या निकालोगे तो ए बी को वियोजित करना है, आयनित करना है आपको। तो ये टूटेगा किसमें, ए प्लस में और बी माइनस में, अर्थात आयनों की संख्या कितनी आ गई 2। तो एन का मान हमारे पास क्या रहेगा 2 रहेगा। आई का मान आपने निकाल लिया, तो अब आप इससे किसकी मात्रा निकाल सकते हो, वियोजन की मात्रा। तो अल्फा बराबर आई का मान 1.9 माइनस 1 और n का मान 2 माइनस 1। वियोजन की मात्रा निकालोगे तो अल्फा बराबर ऊपर क्या बचा 0.9 और नीचे क्या बचा 1। तो ये तो वियोजन की क्या आ गई मात्रा, तो वियोजन की मात्रा आंसर आपका आ जाएगा 0.9। इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर 0.9 0.9 और नीचे क्या 1, तो मींस आंसर वियोजन की मात्रा कितना आ गया 0.9। और वियोजन मात्रा का प्रतिशत निकालोगे तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 90% आ जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम 2018-19 में आया था,
क्वेश्चन लिखोगे K4 FeCN का होल 6 का 0.8 n विलियन 27 डिग्री सेल्सियस तापमान 46% आयनित होता है, 46% आयनित होता है। दो विलियन का परासरण दाब, विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। जबकि आपको R की वैल्यू दी हुई है 0.082 ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम किस प्रकार से करेंगे, तो सीधा हम एक फॉर्मूला जानते हैं परासरण दाब ज्ञात करने का। कि परासरण दाब बराबर फॉर्मूला ये होता था कि पाई बराबर CRT, क्योंकि जब सांद्रता दी हुई हो, कंसंट्रेशन दी हुई है, तो फॉर्मूला रहता है पाई बराबर CRT। लेकिन हमने असामान्य आणविक द्रव्यमान में या असामान्य मोलर द्रव्यमान एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने लिखा था कि यदि कोई विलय आयनित या समूहित होता है तो उसमें जितने भी अणुसंख्या गुणधर्म है उसको ज्ञात करने के लिए वन टॉप गुणांक से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्वेश्चन में आपको लिख रखा है कि 46% क्या हो रहा है, आयनित, अर्थात इसमें विलय का क्या हो रहा है, आयनन हो रहा है। तो आयनन हो रहा है, इसलिए हम परासरण दाब ज्ञात करेंगे तो इसे किससे गुणा कर देंगे, वन टॉप गुणांक से। तो फॉर्मूला हमारे पास लगेगा पाई बराबर ICRT। देखो C का मान, सांद्रता का मान दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। R का मान हमें दिया हुआ है और टेम्परेचर T का मान भी हमें दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास किसका मान नहीं है, I का। अर्थात हमें क्या निकालना पड़ेगा, वन टॉप गुणांक। तो सबसे पहले वन टॉप गुणांक ज्ञात करना है हमें, और वन टॉप गुणांक I बराबर क्या फॉर्मूला होता था, वन टॉप गुणांक I बराबर फॉर्मूला हमें वियोजन की मात्रा के बीच में और I के बीच में संबंध निकालना है, और उस संबंध के आधार पर वन टॉप गुणांक की आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहले तो वन टॉप गुणांक की गणना करो, और वन टॉप गुणांक की गणना करने के बाद में फिर आपको किसकी गणना करनी है, परासरण दाब की। दिमाग लगाओ और कोशिश करो सॉल्व करने की। देखो हमें वन टॉप गुणांक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 46%। वियोजन की मात्रा दी हुई है, आयनीय वियोजन प्रतिशत में दी हुई है, लेकिन मैं केवल अल्फा का मान निकालूं, मतलब प्रतिशत का चिन्ह हटाऊं, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 100 से डिवाइड किया ऐसे, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 0.46। अल्फा का मान हमारे पास है, वियोजन की मात्रा का मान, लेकिन हमें वन टॉप गुणांक का मान निकालना है। तो वियोजन की मात्रा और वन टॉप गुणांक के मध्य संबंध का फॉर्मूला आपको हमने लिखवाया था कि क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा बराबर I-1/n-1। तो
तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप I की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि अल्फा का मान आपके पास है और n का मतलब आयनों की संख्या में यहाँ से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये इक्वेशन है हमारे पास K4 FeCl का होल 6। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसय संयोजक होगी। इन कंपाउंडों के बारे में हम आपके सिलेबस का 9th चैप्टर 9वां चैप्टर पूरा उपसय संयोजक उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये समन्वय मंडल होता है। कि समन्वय मंडल से पहले होता है वो तो होता है धनायन, और जो समन्वय मंडल में होता है वो स्वयं किसका कार्य करेगा, यहाँ ऋणायन। तो जब धनायन और ऋणायन के रूप में से वियोजित करेंगे तोड़ेंगे तो K4 पोटेशियम के कितने आयन है, 4, तो ये टूटेगा 4K+, ये तो धनायन हो गए। और ये इसका काम करेगा ऋणायन का, तो ये टूटेगा FeCl का और 6 -4। तो टोटल आयन हमारे पास 4 आयन तो इसके और 1 आयन इसका, तो टोटल आयन कितने हो गए, n बराबर 5। अब हमारे पास n का मान भी आ गया, अल्फा का मान भी आ गया, तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, I की। तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अल्फा बराबर I-1/n-1। अल्फा का मान हमारे पास है, मैं 0.46 लिख दूं या 46/100 लिख दिया। अल्फा बराबर 46/100 रख दिया। I की वैल्यू निकालनी है तो I-1 ही रखने दिया, और n का मान हमारे पास है 5 - 1, 46/100 = I-1 क्या बच गया, 4। इसे अब हम 0.4 सही रख लेते हैं, इसे सॉल्व करने में सुविधा रहेगी। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो I-1 तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, I-1 ही होगा, और 0.46 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से। I की वैल्यू निकालोगे, इसे सॉल्व कर लो, 24 में 2 हासिल, 4 16 और 2 18, 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, 18 पॉइंट कितना आ गया, 4, 18.4। सॉल्व करेंगे, 6 चौक 24, 4 2 4 चौक 16, 16 2 18 और 2 संख्या छोड़कर 2 दशमलव छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 1.84 आएगा सर, 1.84। और -1 को इस तरफ लाए, इसका हो गया प्लस का, तो I को हमारे पास आ गया 2.84। अब I का मान आ गया, और I का मान आ गया तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, पराशर दाब का। तो निकालो इसमें पराशर दाब कितना आएगा, पाई। लिख लेना, दिया हुआ है, दिया हुआ यहाँ लिखना, हम जानते हैं। इसको हटा दो सर, सीधा वहीं से लिख दो। यहाँ से हम जानते हैं पराशर दाब निकालेंगे हम इसका, तो फॉर्मूला लगा देंगे, पराशर दाब Y बराबर ICRT। पूरी वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर लिख लेना, T को भी टेम्परेचर को परम ताप में बदलेंगे केल्विन में, तो 27 में 273 जोड़ दो, तो T बराबर कितना केल्विन आ जाएगा, 300 केल्विन।
तो पाई इज इक्वल टू आई की वैल्यू आ गई 2.84, सी की वैल्यू 0.8, आर की वैल्यू हमें दी हुई है 0.082 और इनटू टी की वैल्यू कितनी है 300। इसे सॉल्व करो और इसे सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर होगा वो 6.98 होगा, 6.98। तो पाई इज इक्वल टू 6.98। और ताप परासरण दाब की इकाई हमारी किसमें ले रखी है केटीएम में, तो ये आंसर हो जाएगा केटीएम। इसके बाद एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और क्वेश्चन लिखोगे 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। इस विलयन का हिमांक अवनमन, इस विलयन का हिमांक अवनमन हिमांक अवनमन 0.317 केल्विन है। तो बेंजोइक अम्ल के संघनन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बेंजोइक अम्ल के संघनन की मात्रा ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है KF की वैल्यू, KF इज इक्वल टू 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखो हमें संघनन की मात्रा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे। सबसे पहले हमें निकालनी है संघनन की मात्रा, संघनन की मात्रा।
को किससे लिख रहे हैं? बीटा से। और बीटा इक्वल टू फॉर्मूला हमने लिखा था n इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। ये फॉर्मूला था, देखो अपने बुक में। अब संगुणन की मात्रा निकालने के लिए हमें n का मान चाहिए और i का मान चाहिए। बीटा की संगुणन की मात्रा बीटा का मान निकालने के लिए i का मान चाहिए और किसका मान चाहिए? n का। तो n का मान तो हम जानते हैं कि आपको असामान्य आणविक द्रव्यमान में दिखाया था कि बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल तीनों को जब बेंजीन में घोला जाता है तो ये द्विलक का निर्माण करता है, डाइमर का। अर्थात n की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी होगी? 2। ये तुम जानते हैं। चलो n का मान तो हमें पता है, लेकिन बॉन्ड गुणांक i का मान कैसे निकालें? तो देखो हमें जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, देखो बेंजीन अम्ल की मात्रा दे रखी है और बेंजीन अम्ल को किसमें घोलना है? बेंजीन में। तो पता लग गया कि ये तो क्या है? विलय। जिसकी मात्रा कम है वो क्या होता है? विलय। और बेंजीन क्या हो गया आपके पास? विलायक। जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या है? विलायक। तो हमें WA दिया हुआ है, WA बराबर तो कितना लिख दूं? 20 ग्राम विलायक का भार, और WB मतलब विलय का भार कितना दिया हुआ है? 0.3 ग्राम। दो वैल्यू तो ये हो गई। फिर इसी विलयन का हिमांक का मान दे रखा है, मतलब डेल्टा TF का मान दिया हुआ है कितना? 0.317 केल्विन। और एक दिया हुआ है क्वेश्चन में KL की वैल्यू हमें दी हुई है 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये वैल्यू दी हुई। अब वोल्टो गुणांक का मान कैसे निकाले? तो वोल्टो गुणांक का मान इसकी सहायता से इसका प्रेक्षित अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि NB बराबर KL इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W। ये निकाला था फॉर्मूला आपने हिमांक अवनमन में, और ये इसका कौन सा अनुभार आ जाएगा? प्रेक्षित अनुभार। प्रेक्षित अनुभार, प्रेक्षित अनुभार निकाल लोगे। और सैद्धांतिक अनुभार यदि दोनों में पता लग जाए तो हम बताओ वोल्टो गुणांक ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो प्रेक्षित अनुभार निकाल ले और एक कौन सा अनुभार निकाल ले? सैद्धांतिक। तो ये तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा? प्रेक्षित अनुभार। और इसी के बाद हम क्या निकाल लेंगे? सैद्धांतिक अनुभार। और सैद्धांतिक अनुभार निकालने का क्या तरीका है? सैद्धांतिक अनुभार कोटिकल जिस तरीके से अनुभार निकालते हैं, देखो बेंजोइक अम्ल का निकाल रहा है। तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COOH। बेंजीन पर COOH जोड़ दो, ये तो होता है बेंजोइक अम्ल। बेंजीन पर क्या जोड़ दो? COOH। तो इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पर टोटल कार्बनों की संख्या, टोटल ऑक्सीजनों की संख्या, उनको उनके परमाणु भार से गुणा करके टोटल कर दे, इसका कौन सा अनुभार आ जाएगा? सैद्धांतिक। बताओ कार्बन कितने इसमें? 6 और 1 7। तो 7 तो कार्बन है, हाइड्रोजन 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। तो कार्बन के परमाणु भार कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 84 6 और 32। तो ये हो गया टोटल 122। तो सैद्धांतिक अनुभार 122 आ गया। और प्रेक्षित अनुभार इस फॉर्मूले से निकाल ले, और प्रेक्षित और सैद्धांतिक दोनों आ जाएंगे। तो फिर हम उससे क्या निकाल लेंगे? I का मान। I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक अनुभार बटे प्रेक्षित अनुभार। सैद्धांतिक अनुभार अपॉन प्रेक्षित अनुभार। तो देखो हमने सैद्धांतिक अनुभार को निकाल लिया और प्रेक्षित अनुभार का मान हम निकाल रहे हैं। तो NB इक्वल टू वैल्यू रखोगे, KL की वैल्यू 5.1, WB की वैल्यू 0.3 इंटू 1000, डेल्टा TF का मान 0.317 और WA का मान 20। जो कटता है उसे काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है। और
2 को डिवाइड किया 100 से तो ये 51 कैंसिल हो गया। 3 को ये लगभग है काटने से कितनी बार कटेगा 5.1 को 0.37 से और एम बी की वैल्यू निकालो। ये आपका प्रेक्षित अनुभार आ जाएगा, ये सैद्धांतिक आ जाएगा, यहाँ से वन तो गुणांक आ जाएगा। आई का मान आ गया और एन का मान बेंजोइक अम्ल के लिए बता दिया 2 होता है, द्विलक का निर्माण करता है। इसकी गणना करो, समूलन की मात्रा की, सोल्व करो इसे। प्रेक्षित अनुभार इसका आ जाएगा एम बी प्रेक्षित 241। इसे सॉल्व करने पर 241 आएगा, देखते हैं। और वन टॉप गुणांक का मान निकालेंगे तो सैद्धांतिक अनुभार कितना है आपके पास 122 और प्रेक्षित अनुभार कितना है हमारे पास 241। इसका भाग ये 0.5 के समथिंग आएगा, 0.506 0.506। और याद रखना हम जानते हैं कि बेंजोइक अम्ल बेंजीन में द्विलक का निर्माण करता है, द्विलक का निर्माण करता है, द्विलक का निर्माण करता है। अतः n इक्वल टू मान रखेंगे बीटा बराबर n का मान 2, I का मान 0.506 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n का मान 2। सॉल्व करो इसे तो बीटा इक्वल टू 2 इंटू ये बचेगा हमारे पास माइनस के 0.494 अपॉन नीचे बचेगा वो भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 18 और 0.988 ये आपके समूलन की मात्रा है। और बीटा प्रतिशत निकालोगे तो ऐसे लिख सकता हूँ बीटा प्रतिशत बराबर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो 0.988 into 100 इक्वल टू 98.8। एक बार इसे वापस समझोगे। क्वेश्चन में हमें समूलन की मात्रा पूछ रहा है, जो वैल्यू दी हुई हमने सारी यहाँ पर रख दी। समूलन की मात्रा निकालने के लिए हमें n का मान पता होना चाहिए और i का मान पता होना चाहिए। हमें इतना तो पता है कि बेंजोइक अम्ल को जब बेंजीन में घोला जाता है तो द्विलक का निर्माण करता है, तो ये n का मान तो द्विलक का मींस n का मान कितना हो गया 2। n का मान हमें पता है लेकिन i का मान पता नहीं है। और वन टॉप गुणांक i बराबर फॉर्मूला होता है सैद्धांतिक अनुभार अपन प्रेक्षित अनुभार। तो सैद्धांतिक अनुभार भी हम निकालेंगे, ये बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है ये है बेंजोइक अम्ल। और बेंजोइक अम्ल की स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती है कि बेंजीन पर एक क्या लगा दिया जाए COOH। ये क्या है बेंजोइक अम्ल, तो C6H5 और COOH ये बेंजोइक अम्ल होता है। तो 6 कार्बन 6 और एक 7 कार्बन 5 और एक 6 हाइड्रोजन और 2 क्या है ऑक्सीजन, इनके परमाणु भारों से गुणा करके इनका टोटल किया तो अपने पास सैद्धांतिक अनुभार आ गया 122। लेकिन प्रेक्षित अनुभार हम हिमांक और वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है
KF इंटू WB इंटू 1000 अपन डेल्टा TF इंटू WA। मान रखे सारे मान हमारे पास दिए, इनके मान रखे सोल्व किया तो कितना आ गया 241। अब वन तो अपना बराबर फॉर्मूला लगा दिया सैद्धांतिक अनुपात अपन प्रेक्षित अनुपात, तो सैद्धांतिक अनुपात 122 और प्रेक्षित अनुपात हमारे पास आ गया 241। इसका इसमें भाग लगाया 0.506 पर गया। अब संगुणन की मात्रा बीटा निकालेंगे, हमारे पास i का मान भी है और n का मान भी है। फॉर्मूला होता है संगुणन की मात्रा का n * i - 1/1 - n। n का मान रखा कितना 2, i का मान रखा 0.506 और माइनस में 1 अपॉन 1 की जगह 1 और n का मान 2। देखो 0.506 1 में से घटाओगे तो माइनस में बचेगा 0.494 और यहाँ पर 1 - n मतलब 1 में से 2 गए तो नीचे माइनस का 1 बचा। माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, 1 का कोई महत्व नहीं है। तो 0.494 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 0.988 आ गया। जिसे परसेंटेज में मात्रा निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98.8% आपके संगुणन की मात्रा होगी। नोट कर लो इसे। इसी के साथ तुम्हारे किताब के कंप्लीट एग्जाम्पल हो गए न्यूमेरिकल्स के, कंप्लीट तुम्हारे बुक के पीछे के न्यूमेरिकल्स हो गए और आपका एक चैप्टर आज समाप्त हुआ। आज के लिए धन्यवाद। कल से हम नया टॉपिक नए चैप्टर के साथ नई शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।